जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको जानकारी दूंगा सितंबर की पेंशन के बारे में। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, नई अपडेट आई 30 सितंबर की पेंशन पर सभी पेंशनर की पेंशन फाइल पेंडिंग में। दोस्तों जब भी आपकी पेंशन प्रोसेस होती है तो उससे पहले आपकी एक पेंशन फाइल बनती है जो सीधा स्पर्श के सॉफ्टवेयर में होती है। जब पेंशन फाइल आपकी प्रोसेस हो जाती है तब दोस्तों आपके खाते में पेंशन आती है। तो दोस्तों अभी तक जो सितंबर की पेंशन फाइल है वो अभी तक पेंडिंग में है, अभी वो प्रोसेस नहीं हुई है, जिसकी वजह से दोस्तों आपकी जो पेंशन है वो वहां पर शो नहीं हो रहा। अगर आप पीसीडी स्पर्श से पूछेंगे भी तो वो बोलेंगे कि अभी तक पेंडिंग में है, अभी कुछ हुआ नहीं है, आप कुछ टाइम बाद कॉल करके पूछेगा, ऐसा वो बोलेंगे, क्योंकि दोस्तों आपकी जो पेंशन फाइल है वो अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है। और दोस्तों हर एक पेंशनर की, फैमिली पेंशनर की पेंशन फाइल बनती है अलग अलग आईडी पे। जैसी वो प्रोसेस हो जाएगी उसके बाद आपकी पेंशन आपके खाते में आएगी। और दोस्तों आपको जो पेंशन मिलेगी वो मिलेगी 30 सितंबर को। तो दोस्तों पीसीडी स्पर्श ने यही बताया कि 1 से 2 दिन बाद या फिर 3 दिन बाद आपकी पेंशन फाइल प्रोसेस में कर दी जाएगी। फिर दोस्तों आपकी पेंशन भी दिखेगी और उसके बाद आपकी पेंशन भी आपके खाते में मिल जाएगी। अभी तक दोस्तों यही जानकारी है कि अभी तक आपकी पेंशन फाइल पेंडिंग में है, जिसकी वजह से पेंशन प्रोसेस में अभी तक नहीं लग पाई है और ना ही अभी तक एडवांस मैसेज आपको मिले हैं। हो सकता है कल परसों नरसों आपको एडवांस मैसेज मिल जाए। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा और ये जानकारी है नोशनल इंक्रीमेंट पे। जी हाँ दोस्तों, एएफटी दिल्ली का मेरे पास जजमेंट है जो सीधा पेंशनर के फेवर में गया है। पेंशनर को नोशनल इंक्रीमेंट दे दिया गया है। सबसे पहले दोस्तों मैं पेंशनर की कुछ डिटेल आपको बता देता हूं। दोस्तों इन पेंशनर का नाम है राकेश कुमार सिंह। ये हैं एक्स हवलदार, ये रिटायर हो गए थे 30 जून 2021 को, लेकिन इनको इंक्रीमेंट नहीं मिला था जुलाई 2021 का, जिसकी वजह से इन्होंने दिल्ली एएफटी में केस करा और दोस्तों ये जीत भी गए हैं, इनके फेवर में जजमेंट चला गया है। लेकिन अभी तक 2024 तक इनको नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा नहीं मिला है। ये पेंशनर बेचारे परेशान थे, इन्होंने पूरा जजमेंट मेरे को भेजा, कुछ डॉक्यूमेंट भी भेजे। पेंशनर ने कहा कि सर अब क्या करूं मैं, अब जजमेंट हमारे फेवर में चला गया लेकिन अभी तक इसका भुगतान नहीं हुआ है। और दोस्तों इसमें साफ लिखा हुआ है, जजमेंट में साफ लिखा हुआ है कि 4 महीने के अंदर डिपार्टमेंट को नोशनल इंक्रीमेंट पे कार्रवाई करनी है। 4 महीने का, अब तो 2 साल बीत गए हैं। ये जजमेंट आ गया था 2022 में, 21 अक्टूबर 2022 को। दोस्तों कोर्ट कुछ भी कहता रहे लेकिन डिपार्टमेंट सरकार ज्यादा सुनती नहीं है, वो वही करती है जो उसकी इच्छा हो। दोस्तों इनका केस हो गया था सेटलमेंट 2022 को, इनको मिल जाना चाहिए था अभी तक नोशनल इंक्रीमेंट, लेकिन अभी तक नहीं मिला। तो दोस्तों मैं कुछ लीगल एडवाइस इनको दूंगा। डिपार्टमेंट ने कहा यहां पे कि हम इन्हें नोशनल इंक्रीमेंट नहीं दे सकते क्योंकि अभी भारत सरकार का कोई ऑर्डर नहीं है। इस जजमेंट के बाद पेंशनर को नोशनल इंक्रीमेंट नहीं दिया गया। पेंशनर ने सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाली, रिकॉर्ड से जवाब आया कि अभी हम नहीं दे सकते, अभी भारत सरकार का कोई आदेश नहीं है। यानी उल्टा पुल्टा जवाब आया, पेंशनर को टरकाया जा रहा था। दोस्तों अब मैंने इनको सलाह दी है एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल्ड की। जी हां दोस्तों, अगर आप कोर्ट केस करते हैं और जजमेंट आपके फेवर में आ जाता है, जजमेंट आने के बाद अगर डिपार्टमेंट पे नहीं करता, यानी उस जजमेंट को अगर लागू नहीं करता, तो दोस्तों आप उसके बाद एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल कर सकते हैं, जिसे हम एमएबी बोलते हैं। एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। जैसे ही आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे उसके बाद एक और ऑर्डर जारी किया जाएगा डिपार्टमेंट के खिलाफ। फिर दोस्तों वो फाइनल अथॉरिटी होगी जिसके बेस पर आपको फायदा मिल जाएगा। अभी दोस्तों ये जजमेंट निकाल दिया गया है, पेंशनर को इसका फायदा नहीं मिला। पूरा जजमेंट पेंशनर के फेवर में है। इसमें लिखा भी हुआ है दोस्तों कि इनको नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए, जुलाई का इंक्रीमेंट दिया जाए, यानी 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 तक जो इन्होंने पीछे पूरी 1 साल सर्विस करी उसका फायदा दिया जाए नोशनल इंक्रीमेंट पे। ये साफ इसमें लिखा हुआ है, मैंने हाईलाइट कर रखा है, लेकिन तब भी डिपार्टमेंट नहीं दे रहा। अब दोस्तों डिपार्टमेंट के खिलाफ कार्रवाई होगी। कैसे होगी? एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करके। जैसे ही एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल किया जाएगा तो सबसे पहले दोस्तों डिपार्टमेंट से पूछा जाएगा, रिकॉर्ड से पूछा जाएगा कि भैया अभी तक आपने नोशनल इंक्रीमेंट दिया क्यों नहीं, जब जजमेंट पेंशनर के फेवर में है।
दोस्तों इसी पर एक और ऑर्डर पास किया जाएगा एएफटी दिल्ली के द्वारा और उसके बेस पर पेंशनर को नोशनल इंक्रीमेंट मिल जाएगा। ऐसे दोस्तों अगर आपने भी डिसेबिलिटी पे कोई कोर्ट केस किया हुआ है और अगर आप जीत गए हैं और अभी तक आपको डिसेबिलिटी नहीं मिल रही या फिर नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा, तो दोस्तों आप फिर एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल कर सकते हैं। उसके बेस पर आपको फायदा जरूर मिल पाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप लीगल एडवाइस लेके आप अपना काम करवा सकते हैं। तो दोस्तों इन पेंशनर को मैंने गाइड कर दिया, इनको मिलेगा 100% नोशनल इंक्रीमेंट, क्योंकि दोस्तों ये फैसला पेंशनर के फेवर में है, साफ इसमें लिखा हुआ है। ऐसे दोस्तों आप भी लगातार मेरे वीडियो देखते रहिए और लीगल एडवाइस पाते रहिए, चाहे वो पेंशन से जुड़ी हो चाहे फिर वो किसी और चीज से जुड़ी हो। अब दोस्तों मैं आपको अगली जानकारी दूंगा। कुछ पेंशनर्स के मेरे पास जबरदस्त कमेंट आए हैं। ये पेंशनर लिख रहे हैं कि सर अभी तक हमारा कोजेंडम पीपीओ इशू नहीं हुआ है ओआरओपी3 का। हालांकि मैंने आपको सुबह वाले वीडियो में बता दिया था कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली पीसीडी स्पर्श आपके कोजेंडम पीपीओ इशू करेगा ओआरओपी3 के। बस आप स्पर्श पे लॉगिन करिए और लगातार देखते रहिए। आप देखिए दोस्तों कि आपका पीपीओ इशू हो रहा है या नहीं हो रहा। आपको फिलहाल अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। काफी पेंशनर परेशान हो रहे थे कि सर मेरे दोस्त का यहाँ पे इशू हो गया, मेरे पड़ोस का यहाँ पे किसी का इशू हो गया, हमारा इशू नहीं हुआ, हमें क्या करना है, कहीं जाना है, कंप्लेंट डालनी है। दोस्तों अभी कुछ करना नहीं है आपको, आप अभी थोड़ा वेट करिए, आपको मिल जाएगा। जो आपकी पेंशन बढ़ी है वो भी दिखा देगा, बस आप थोड़ा सा वेट करिए। अभी धीरे धीरे इशू हो रहे हैं, पीसीडी स्पर्श काम कर ही रहा है, तो इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा वेट करिए। फिर दोस्तों अगली जानकारी है ओआरओपी3 के पीपीओ 30 सितंबर तक जारी। जी हां दोस्तों, जो आपके पीपीओ हैं ज्यादातर पेंशनर्स को 30 सितंबर तक मिल जाएंगे। और दोस्तों स्पर्श के आधार पे 29 सितंबर और 30 सितंबर तक आपके ज्यादातर पीपीओ इशू हो जाएंगे ओआरओपी3 के हॉरिजॉन्टल पीपीओ। तो दोस्तों आप लगातार चेक करते रहिए स्पर्श की आईडी में। तो दोस्तों एक तो ये अपडेट थी। फिर दोस्तों एक और अपडेट है, एक लेटर आया है और ये लेटर है 25 लाख, 15 लाख और 35 लाख का। ये आपको मिलेंगे नहीं, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये लेटर है 2 सितंबर 2024 का, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस का, आर्मी हेडक्वार्टर का। गाइडलाइन एंड सीलिंग रेट फॉर लंग ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी इन रिस्पेक्ट ऑफ ईसीएचएस बेनिफिशियरी। यानी जिनकी कोई मेडिकल कंडीशन है, यानी वो हार्ट ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, लंग ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं या फिर किसी चीज की कोई सर्जरी है, तो दोस्तों जो उसकी दरें रेट हैं वो यहां पे दोस्तों लिखे गए हैं कि जैसे आप लंग ट्रांसप्लांट कराते हैं तो उसकी जो कॉस्ट है वो है 25 लाख, या अगर आप हार्ट ट्रांसप्लांट कराते हैं उसकी कॉस्ट है 15 लाख, या फिर आप हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट दोनों एक साथ होते हैं तो दोस्तों वो 35 लाख के आसपास है। यानी इसमें कॉस्ट दे रखी है। दोस्तों इसकी कुछ गाइडलाइन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, ईसीएचएस की भी, जिसमें यह बताया गया है कि जो भी ये कार्यवाही है ये ऑथराइज होता है एमडीईसीएचएस के द्वारा, एमडीईसीएचएस के द्वारा। लेकिन आपको अगर इससे जुड़ी कोई सर्जरी करानी है यानी कोई सीरियस कंडीशन है तो इसके लिए आप जाएंगे अपने पॉलीक्लिनिक। सबसे पहले दोस्तों आपको पॉलीक्लिनिक ही जाना पड़ेगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। फिर दोस्तों कैसे कैसे आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होगी ये भी इसने बता रखा है। सबसे पहले दोस्तों क्या होगा, द ईसीएचएस बेनिफिशियरी शैल सबमिट द रिक्वायरमेंट फॉर परमिशन फॉर लंग ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट टू द ओआईसी पॉलीक्लिनिक एंड दे विल फॉरवर्ड द एप्लीकेशन टू द रीजनल सेंटर। यानी सबसे पहले आपको ओआईसी पॉलीक्लिनिक ही जाना पड़ेगा। दोस्तों जो भी ये कार्यवाही है ये ओआईसी पॉलीक्लिनिक के द्वारा जाएगी और ये जाएगी रीजनल सेंटर को, रीजनल सेंटर ये भेज जाएगी। फिर दोस्तों रीजनल सेंटर आपकी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करेगा सीओ ईसीएचएस को, ईसीएचएस को फॉरवर्ड करेगा। फिर दोस्तों इसके बेस पर आप अपना इलाज करा सकेंगे। अब क्या क्या दोस्तों इसमें डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड होंगे सीओ ईसीएचएस को। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट है जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ केस फॉर अप्रूवल, यानी जो केस आपका अप्रूवल हुआ है उसकी स्टेटमेंट, जो दोस्तों ओआईसी पॉलीक्लिनिक के द्वारा रीजनल सेंटर के द्वारा फॉरवर्ड होगी सीओ ईसीएचएस को। फिर दोस्तों इसमें आधार कार्ड, ईसीएचएस कार्ड की कॉपी आपकी लगेगी। फिर दोस्तों इन्वेस्टिगेशन एंड एवल्यूएशन रिपोर्ट, यानी जो आपका इन्वेस्टिगेशन हुआ, यानी कंडीशन यहाँ पे बताई जाएगी दोस्तों, पूरी एक रिपोर्ट बनेगी वो जाएगी दोस्तों। हॉस्पिटल समरी विद कंप्लीट क्लिनिकल थेरेपी, केस विद रिकमेंडेशन ऑफ ट्रांसलेशन विद एस्टीमेट, यानी जो भी आपका खर्चा है, जो भी आप करवाना चाहते हैं वो सब दोस्तों रिपोर्ट जाएगी सीओ ईसीएचएस को। उसी के बेस पर दोस्तों ये कार्रवाई हो सकेगी। तो दोस्तों मेन इसमें कॉस्ट है, जो दरें हैं वो लिखी गई हैं 25 लाख, 15 लाख और 35 लाख। और अधिक जानकारी के लिए आप पॉलीक्लिनिक जा सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये लेटर आपके काम आ सकता है क्योंकि ये लेटर भेजा गया है सभी हेडक्वार्टर को, साउथर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड सबको, ताकि दोस्तों वो अपने मनमानी तरीके से आपसे पैसा वसूल ना कर पाए।
यानी जो इसमें कॉस्ट लिखी हुई है उसी के आधार पे दोस्तों आपको पे करना होगा और उसी के बाद आप क्लेम भी करवा सकते हैं उसे। फिर दोस्तों मैं आपको एक और जानकारी दूंगा कि जैसे आपकी OROP 3 में पेंशन बढ़ी तो उसी के साथ साथ आपका कम्यूटेशन पीरियड भी चेंज कर दिया, जो कम्यूटेशन वैल्यू है वो भी चेंज कर दिया। दोस्तों ये सब गलतियां हैं। कम्यूटेशन की जो वैल्यू है वो कभी चेंज नहीं होती है, जी हाँ दोस्तों, और ना ही उसका पीरियड चेंज होता है। भैया जब आप रिटायर हुए तो आपको ऑप्शन मिला कि आप कितना % कम्यूटेशन लेना चाहते हैं, 40%, 50%। सिविल में ये 40% है मैक्सिमम और डिफेंस में ये 50% है। ज्यादातर दोस्तों 50% लेते हैं। लेकिन दोस्तों 50% के आधार पे 15 साल तक जो कम्यूटेशन अमाउंट बढ़ा दिया वही चलना चाहिए 15 साल तक, भले ही आपकी आगे पेंशन रिवाइज हो। लेकिन दोस्तों डिफेंस के रूल के मुताबिक अगर किसी को MACP मिलती है या फिर कोई नोशनल इंक्रीमेंट मिलता है तो उसके आधार पे पीरियड चेंज हो जाता है, कम्यूटेशन वैल्यू चेंज हो जाती है। दोस्तों ये यहाँ पे नुकसान होता है पेंशनर को। ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि जब भी आपकी पेंशन रिवाइज हो तो कम्यूटेशन वैल्यू या फिर पीरियड चेंज हो जाएगा, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। लेकिन दोस्तों कुछ डिपार्टमेंट की गलतियों के कारण, PCDA की गलतियों के कारण पेंशनर को नुकसान उठाना पड़ता है। PCDA स्पर्श या फिर भारत सरकार क्या करती है कि जब भी आपकी OROP रिवाइज होती है आपका कम्यूटेशन वैल्यू चेंज कर देती है, यानी जो पहले चल रहा होता है रिटायरमेंट के टाइम वो बाद में आकर चेंज हो जाता है और जिसका नुकसान आपको होता है। भैया जो आपने परसेंटेज लिया, जितना % कम्यूटेशन जो वैल्यू बना दी है वही 15 साल तक काटी जानी चाहिए ना। अब ये थोड़ी कि 15 साल कंप्लीट हुए नहीं है और उससे पहले अगर आपकी पेंशन रिवाइज होती है तो फिर आपकी वो वैल्यू चेंज कर दी जाती है, आपका पीरियड बढ़ा दिया जाता है। यानी पेंशनर सोचता है कि 15 साल बाद हमारा कम्यूटेशन बंद हो जाएगा, उसके बाद हमें फुल पेंशन मिलेगी, और जब पेंशनर अपना PPO देखता है तो देखता है कि उसकी वैल्यू चेंज हो गई है, उसका पीरियड यहाँ पे 15 साल से बढ़ाकर 17 साल, 20 साल, 30 साल कर दिया है। ये सब आपको परेशान करने वाली बातें हैं। जो हमारा डिपार्टमेंट है वो कम्यूटेशन की वैल्यू कभी चेंज नहीं करता, यानी जो पेंशनर रिटायर हो गए हैं उस टाइम जितना उसने कम्यूटेशन लिया है कितना % तो उसी का एक कम्यूटेशन वैल्यू बना दी जाती है, वही 15 साल तक हम काटते हैं, भले उसकी कोई पेंशन बीच में रिवाइज हो रही हो। लेकिन डिफेंस के मामले में ऐसा नहीं है। डिफेंस में क्या है कि जब भी आपकी OROP रिवाइज हो रही है तो कुछ गलतियों के कारण आपका कम्यूटेशन का पीरियड चेंज कर दिया, कम्यूटेशन की जो वैल्यू है वो चेंज कर दिया। ऐसे दोस्तों बहुत से पेंशनर के साथ हुआ है, ये मैंने आपको सुबह भी बताया था। जैसे किसी का 6100 रुपए कट रहा है तो दोस्तों उसकी पेंशन रिवाइज तो कर दी OROP 3 के अनुसार, लेकिन कम्यूटेशन का जो वैल्यू है वो 6100 से बढ़ाकर 7647 कर दिया, पीरियड बढ़ गया। दोस्तों ये नुकसान है। जब भी आपकी पेंशन रिवाइज हो रही है OROP की, आपकी जो कम्यूटेशन वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी और ना ही पीरियड चेंज होगा। ये बात समझ में क्यों नहीं आती है डिफेंस जो PCD में बैठे हैं, डिफेंस के जो ऑफिसर्स हैं या फिर जो PCD में बैठे हैं, उनको क्यों समझ नहीं आती है? ये सब गलतियां हैं दोस्तों। तो मैं नहीं चाहता कि पेंशनर को नुकसान हो। अगर ऐसा हुआ है आपके साथ तो तुरंत आप स्पर्श पे शिकायत डालें ताकि जो आपका पुराना कम्यूटेशन वैल्यू है वही यहाँ पे लगा दिया जाए। गलतियों के कारण दोस्तों ये हुआ है। जब भी कोई आपकी पेंशन रिवाइज होती है तो दोस्तों कम्यूटेशन वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है और ना ही कोई पीरियड रिवाइज होता है। ये सिर्फ 2 मामलों में होता है, या तो MACP मिली हो या फिर कोई नोशनल इंक्रीमेंट आपको मिल गया हो। लेकिन दोस्तों इस मामले में भी आपका पीरियड चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों रिटायरमेंट के टाइम जो भी आप % लेते हैं उसी के आधार पे वो कम्यूटेशन अमाउंट बनाया जाता है 15 साल तक। अगर दोस्तों वो चेंज कर दिया जाता है तो इससे आपको ही नुकसान होगा। सिर्फ बेसिक पेंशन चेंज होनी चाहिए, बाकी एज इट इज कम्यूटेशन की जो वैल्यू है वो वही रहनी चाहिए आगे तक, 15 साल तक वो चेंज नहीं होनी चाहिए। और जो एक्चुअल उसका पीरियड बना है 15 साल का, वो 15 साल बाद ही वो बंद किया जाना चाहिए आपका और फुल पेंशन दी जानी चाहिए। ऐसी दोस्तों चीजें मैं अपने वीडियो के माध्यम से भारत सरकार को समझाना चाहता हूं कि आप पेंशन रिवाइज कर दें लेकिन कम्यूटेशन की वैल्यू चेंज ना करें और ना ही आप पीरियड बढ़ाएं पेंशनर का, क्योंकि इससे सीधा साधा पेंशनर को नुकसान होता है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, अच्छी जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।